प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंच रहे हैं। वो यहां पर एक महारैली को संबोधित करेंगे और साथ ही में 30,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास भी रखेंगे और कई जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन भी करेंगे। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री है। ये स्वयं जम्मू कश्मीर से आते हैं और उधमपुर लोकसभा सीट से ये मौजूदा सांसद भी हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंच रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक महारैली को संबोधित करने जा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो चुनावी शंखनाद भी होने जा रहा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। परियोजनाएं जो हैं 30,000 करोड़ से अधिक राशि की, उनका शिलान्यास होगा या उनका उद्घाटन होगा। कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं इस दौरे को, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? नहीं, जैसे आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि मोदी जी ने सदा ही जम्मू कश्मीर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा पैकेज भी जम्मू कश्मीर को मोदी जी के हाथों से ही मिला था। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सबसे पहला प्रमुख कार्यक्रम था वो भी माता वैष्णो देवी कटरा रेल स्टेशन का लोकार्पण था। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने चुनावी अभियान भी यहीं से शुरू किया, तो इसलिए लोगों का एक बड़ा उनका स्नेह भरा जुड़ाव है उनके साथ। और जैसे आपने कहा कि 30,000 करोड़ के ये जो शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम रहेंगे और उसके अतिरिक्त विकसित भारत के लाभार्थियों के साथ उनका संवाद भी रहेगा, वो भी इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी ने वादा किया था कि जो क्षेत्र भारतवर्ष के जो उस प्रकार से विकसित नहीं हुए जिनको जिस प्रकार से विकसित होना चाहिए था या उन्हें इतनी तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, उनको विकसित करके बराबर की सतह पे लाया जाएगा। और वो कार्य इन 10 वर्षों में बड़े प्रमाणित तौर पर हुआ है। आप विकास का कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, जो लोगों की मांग थी उससे अधिक, लोगों की अपेक्षा से अधिक, और उसके परिणाम से लोगों में आकांक्षा भी जागी। और साथ ही साथ जिस प्रकार से जिला परिषदों के चुनाव हुए, 73-74 अमेंडमेंट पंचायतों में लागू हुए, मोदी जी ने भरपूर तौर पर लोकतांत्रिक मेन स्ट्रीमिंग भी जम्मू कश्मीर की करने में एक बहुत बड़ा इसमें भूमिका निभाई है। डॉक्टर सिंह, पिछले 10 वर्षों की तरफ अगर हम नज़र डालें तो कई विकास कार्य हुए हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि अब आने वाले समय में मोदी सरकार का लक्ष्य क्या रहेगा, खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करें। और मैं फिलहाल विकास कार्यों पर ही सीमित रहूंगा कि विकास कार्यों में आगे और क्या करना बाकी है, कहाँ कमी पेशी रह गई है। हमने तो देखा है कि कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ आए हैं, लेकिन जैसे कि जनता कहती है कि दिल मांगे मोर। तो मुझे बताइए कि कमी कहाँ रह गई और अगला लक्ष्य क्या होगा? अच्छी बात है, वो दिल मांगे मोर भी इसीलिए, जब भी मैंने कहा कि एस्पिरेशनल अर्ज जागी है। पहले दिल ने मांगना छोड़ दिया था। दिल ने मांगना इसलिए छोड़ दिया, जैसे वो गालिब का शेर है कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। या वो कहते हैं ना गई तेरी आरज़ू, तेरी बेरुखी ना गई, हम तेरी आरज़ू ही खो बैठे। तो लोग आरज़ू खो बैठे थे। आरज़ू जगाने का काम भी मोदी जी के आने के बाद हुआ है। पहले, अब आपने कहा आगे क्या होगा, पहले 5 साल जम्मू कश्मीर को उस पिछड़ेपन से निकालने का काम करना था। जम्मू कश्मीर हो, पूर्वोत्तर हो, जिनको वोट की राजनीति के कारण तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने कभी तवज्जो नहीं दी। उन्हें लगता थोड़े से वोट मिलेंगे, 2-4 सांसद हैं कि नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। मोदी जी ने कहा इससे उठ करके जिस चीज़ को जहाँ पूर्ति होनी है, जिसकी आवश्यकता वहाँ करेंगे। तो पहले 5 साल उस पिछड़ेपन से निकाला। अगले 5 साल में मोदी जी ने उसको बराबर के स्तर पर लाया। आज जम्मू कश्मीरी विकास के उसी स्तर पर है जिस तरह से दूसरे राज्य हैं। आज रोमा मिशन की बात की जाती है तो जम्मू से की जाती है। मोदी जी ने मन की बात में उसका उल्लेख किया। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर उसका आपको दृश्य देखने को मिला। हेल्थ एग्री स्टार्टअप्स को एक नया आयाम यहाँ से मिला। तो यानी अब वो उस स्तर पे आ गया, उसको अपने एस्टीम का भी एहसास हुआ, अपने साधनों का भी एहसास। अब अगले 5 वर्ष आने वाले समय में जम्मू कश्मीर भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की ग्रोथ स्टोरी में वैल्यू एडिशन करने का काम करेगा। पहले तो ये मांगने का काम कर रहा था, जैसे आपने कहा कि जो खामी रह गई थी कि जो मिला ही नहीं था उसको इसको दे करके उसके बराबर करना। अब ये कंट्रीब्यूट करेगा पॉजिटिवली, ताकि 2047 के भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी प्रमुख भूमिका रहने वाली है।
डॉक्टर सिंह, अगर हम देखें, अगर हम राजनीतिक विषयों पर अब बात करें, कई राजनेताओं का ये कहना है। आज मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब का इंटरव्यू किया और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे के बारे में मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने स्वागत किया कि अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही में ये भी कहा कि वो आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जम्मू कश्मीर को जो अपना राज्य का दर्जा वापस मिलना है उस पर कुछ पहल करे, उस पर कुछ घोषणा करे। क्या कहेंगे आप उस पर? नहीं, मुझे लगता है कि अब राज साहब भी इतने समय से सरकार के कामकाज और उसकी प्रक्रियाओं और मर्यादाओं से वाकिफ हैं। देश के गृह मंत्री ने कई बार कई मंचों से और सदन में भी ये कहा है कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। अमित शाह जी ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा। मुझे लगता है वो उनके इस कथन के बाद उसमें ना कुछ जोड़ने की आवश्यकता है, ना कुछ जोड़ने का औचित्य है। जब देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ये कह चुके हैं तो मुझे लगता है इसके बाद और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे तो एक तरह से देखें तो चुनावी शंखनाद भी बजने जा रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि लोकसभा के चुनाव अभी बस होने वाले हैं, तिथियों की घोषणा कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग करेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के बारे में अब तो उच्चतम न्यायालय ने भी जो है कह दिया है कि सितंबर 2024 तक विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए। तो क्या समझे हम कि जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी जल्दी शुरू होगी, और कहीं जो अटकलें चल रही है कि हो सकता है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों, तो क्या ये संभव है? नहीं, मैं अक्सर आउट ऑफ टर्न किसी विषय पर बात नहीं करता और ना मैं अधिकृत हूँ ये बात का उत्तर देने के लिए। लेकिन ये चूंकि चुनावी आयोग का प्रेरोगेटिव, इलेक्शन कमीशन का, जब भी वो कहेंगे चुनाव हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सदा हर प्रकार के चुनाव के लिए तैयार रहती है, चाहे वो स्थानीय इकाइयों का हो, चाहे विधानसभा को, चाहे लोकसभा का हो। हमारा कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। डॉक्टर साहब, चूंकि आप जैसे कि मैंने कहा स्वयं जम्मू कश्मीर से हैं, आप यहाँ पर बहुत समय तक जो हैं डॉक्टर के तौर पर कार्य करते रहे, फिर आप सांसद बने, मंत्री बने। मुझे बताइए, जम्मू अब ऐसी जगह बन गई है जहाँ पर आईआईटी है, आईआईएम है, आईआईएमसी है, एम्स है। तो मन में कितनी प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति होती है, और क्या आप मानते हैं कि कुछ इसका श्रेय आपको स्वयं भी जाता है? नहीं, श्रेय तो खैर सभी का सामूहिक प्रयास है। लेकिन हाँ, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहूँगा, आज से बहुत नहीं तो भी अगर आप 15 साल भी पहले देखें तो कभी किसी ने इसका तसव्वुर नहीं किया था। कभी कल्पना नहीं थी कि यहाँ पर 4 किलोमीटर के दायरे में आईआईटी भी होगा, आईआईएम भी होगा, एम्स भी होगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी होगा, एशिया की सबसे ऊंची सुरंग भी चनैनी नाशी में बनेगी। क्योंकि ये तिरस्कार और अवहेलना का शिकार था ये क्षेत्र, और हमारी मानसिकता भी बुझ गई थी। और हम जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, हमारा तो मजाक किया जाता था। आज वो लोग जो दूसरी पार्टियों से जुड़ करके हमारे साथ जुड़ने को तत्पर है, उस समय हमारा मजाक करते थे कि साहब ये कहाँ बैठे हुए हैं, ना कभी इनकी सरकारें बनेंगी, ना इनके हाथ कुछ आएगा। लेकिन उस दृष्टि से यदि आप देखें, और मैं कहूँगा कि श्रेय जाता है हमारी पिछली 3 पीढ़ियों को, जिन्होंने इसी संघर्ष में, इस विचारधारा के संघर्ष में अपने जीवन खपा दिए। और हम तीसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं जो उन्होंने ये दृश्य साकार होते देखा है। डॉक्टर साहब, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि आप केंद्र में मंत्री हैं। बतौर सांसद आपसे पूछना चाहूँगा, आप उधमपुर से सांसद रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। मुझे बताइए कि जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है कि अ मैन इज द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन वर्क। क्या आपका जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस रही है, आप अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है, संतोषजनक है, या आप समझते हैं कि सुपर एक्सीलेंट है? नहीं, ऐसा है कि परफॉर्मेंस का जायज़ा कंपैरिजन से होता है, रिलेटिव से होता है। बहुत सारे इस क्षेत्र में ऐसे काम हुए हैं जो शायद दूसरे क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक मात्रा से, यानी उधमपुर, कठुआ, डोडा ही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर के मोदी जी के आने के बाद केंद्र के सहयोग से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज मिले। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी वहीं है। एशिया का सबसे बड़ा टनल भी वहीं निर्माणित हुआ। उत्तर भारत का सबसे पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क भी कठुआ में वहीं बना। उत्तर भारत का पहला नदी सुंदरीकरण का प्रोजेक्ट देविका भी वहीं बना।
नेशनल हाईवे उन इलाकों में जहां लोगों ने रेलगाड़ी कभी मोटर कार के दर्शन नहीं किए थे। मेरा अपना जो पुश्तैनी गांव है कल्होता का, वहाँ एक बस चलती थी और वो अगर बस मिस हो जाए तो लोगों को पगडंडी पर चलना पड़ता था। आज वहाँ से खिलैनी से सुधमादेव का हाईवे बन रहा है और छोटे छोटे गांव कल्होता अंबल उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यानी जिस लोगों को कल्पना भी नहीं थी, लोगों ने मांग भी नहीं की। अक्सर जब लोग मांग करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं अपने सांसद के आगे या प्रतिनिधि के आगे, तो वो तो मांग स्वीकार करनी पड़ती, लेकिन उनको वो चीज़ें उपलब्ध कराने का प्रयास हुआ है जो लगता था कि यहाँ हो सकती हैं, हालांकि मांग नहीं थी। जैसे इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, किसी ने नाम नहीं सुना था। देविका का ये प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी को उस समय समझ नहीं थी। इसलिए हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जनप्रतिनिधि का ये काम रहेगा, स्वयं शोध करे, अध्ययन करे और ये निर्धारित करे कि उसके क्षेत्र में क्या क्या काम हो सकता है, वहाँ की आबो हवा, वहाँ की क्लाइमेटिक और प्राकृतिक साधनों के अनुकूल। तो अभी हम क्या समझे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह अगले 5 वर्षों के लिए आगे भी उधमपुर की जनता की सेवा करना चाहेंगे या कोई राजनीतिक दायित्व कुछ अलग मिल सकता है? ये खैर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई एंटाइटलमेंट वाली बात नहीं रहती, ये तो पार्टी का नेतृत्व भी फैसला करता है हर चीज़ का। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आप अंतरिक्ष विज्ञान विभाग में भी जो मंत्रालय है उसको देखते हैं, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि जो गगनयान अब मिशन है इसरो का, जिस पर न केवल हमारे पूरे देश की बल्कि विश्व की निगाहें जो हैं, तो मुझे उसमें बताइए उसमें अभी क्या प्रोग्रेस है और कब तक ये फ्रूटिफाई हो सकता है और कब तक ये इसका विधिवत तौर पर ये शुरू होगा? गगनयान फाइनली तो 2025 में, लेकिन इस साल हम उसकी टेस्ट फ्लाइट्स करेंगे और अगले साल के शुरू में हम एक फाइनल जो रिहर्सल करेंगे, फुल रिहर्सल, उसमें हम एक रोबो को भेजेंगे, असली मानव को नहीं, और वो भी एक महिला रहेगी, वायुमित्र उनका नाम रखा गया है, एक महिला रोबो। क्योंकि रॉकेट के ऊपर जाने का जो जो ये हमारे एक मानव को लेकर जाएगा ह्यूमन, उसको ऊपर भेजना में उतना ही आनंद है जितना कि उसको वापस सुरक्षित लाने में। तो वो ऊपर जाएगा, वो रोबो, उसमें वो महिला एस्ट्रोनॉट उसमें सारे वो प्रक्रियाएं करेंगी, वो टास्क संपन्न करेंगी जो निर्धारित किए जाएंगे फाइनल मिशन के लिए, और वापस फिर लौटेंगी पुनः समुद्र में जहाँ पे उनको उतारा जाएगा सुरक्षित ढंग से। तो वो जब संपन्न हो जाएगा और हमें तसल्ली हो जाएगी कि हम अपनी कल्पना से, अपने जिस तरह से हमने सोचा हुआ है उसके मुताबिक इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो फिर 2025 के ही समाप्त होने से पहले एक विधिवत गगनयान भेजा जाएगा। मतलब इस वर्ष जो है ट्रायल्स होंगी और इस साल अधिकतर ट्रायल्स में, अगले वर्ष ये विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगा। कुछ एक ट्रायल्स का हमने सिलसिला शुरू भी कर दिया है, अलग अलग पोर्शंस का। जैसे क्रू मॉडल का ट्रायल अलग है, जो उनका लैब वाला मॉडल है उसका अलग है, फिर एक कुल मिलाकर के ट्रायल होगा, उसके बाद अगले वर्ष में उनको। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल। अभी कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का टेलीफोन पे एक इंटरव्यू किया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में देखें तो भूचाल मच गया। उन्होंने मेरे साथ बातचीत में कहा कि भविष्य में उनके जो है विकल्प खुले हैं, खिड़की दरवाजे खुले हैं। राजनीति में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं और ये संकेत दिए उन्होंने कि भविष्य में एनडीए में वापस आ सकते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद उमर अब्दुल्ला साहब प्रेस वार्ता को संबोधित करते हैं और उन सभी बातों का खंडन करते हैं जो फारूक अब्दुल्ला ने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। तो जो अभी इस समय जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है, उस इंटरव्यू के बाद उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है देश भर में ऐसा वातावरण है, सभी पार्टियों के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व को सबने स्वीकार किया है। तो अगर भविष्य में फारूक अब्दुल्ला साहब ये इच्छा जताते हैं कि वो एनडीए में वापस आना चाहेंगे, तो क्या बीजेपी उनको अपनाना चाहेगी? मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक काडर बेस्ड पार्टी है, इसमें एक व्यवस्था है, एक संविधान है। तो जो हमारे अधिकृत नेता हैं, टोली है, वो इस पर भी संज्ञान लेंगे जब भी इस प्रकार का कोई विषय आता है। तो ये भी तो दावे हो रहे हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कुछ चर्चा चल रही थी सरकार बनाने की। क्या आपकी जानकारी में था? ये ऐसा है कि क्योंकि फ्रैक्चर्ड मैंडेट था तो स्वाभाविक है चर्चाएं तो हुई होंगी और जो एक विकल्प सामने आया उस पर अमल किया गया।
तो यानी कि जो अभी बात सामने आई है, जो उमर अब्दुल्ला साहब के पूर्व राजनीतिक सलाहकार हैं देवेंद्र सिंह राणा साहब, उनसे मैंने इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि वो स्वयं और उमर अब्दुल्ला साहब दोनों गए थे दिल्ली बीजेपी के साथ ये बातचीत करने, लेकिन बीजेपी ने वो तब उस समय ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। नहीं, मैं इसमें क्या है कि जो वंशवाद पर आधारित पार्टी है, यहाँ कोई भी किसी को भी कुछ बोलने का अधिकार रहता है, लेकिन हमारी एक अनुशासनबद्ध पार्टी है। जो अधिकृत लोग हैं वो उचित समय पर इस पर टिप्पणी करेंगे यदि यदि आवश्यकता हुई तो। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू जो पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर विशाल जनसभा को संबोधित तो करेंगे ही, और साथ ही में जम्मू कश्मीर को विकास कार्यों की, विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।